जो शख्स यहाँ पे आने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनका नाम और उनसे हम सब वाकिफ़ हैं। ही इज़ अ लिरिसिस्ट, राइटर, स्टैंड अप आर्टिस्ट, स्टैंड अप सैटिरिस्ट, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी ग्रुप के साथ इन्होंने बहुत धूम मचाई है विद ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। वरुण ग्रोवर, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज? And this brief moment in history, I'm sharing stage with him. I'm the happiest. और इससे पहले मैं वरुण को माइक दूं, he will engage you in the manner जो वो अपने स्टाइल में और अपने अंदाज में आप सबसे बात करेंगे। लेकिन आप ये जरूर याद रखें, आखिरी 10 मिनट आपके हैं, तो आपको जो इनसे बात करनी है क्रिस्प शब्दों में सोच लीजिए। मैं फिर आऊंगी आपके पास, कुछ लोगों को निराश करूंगी, कुछ लोगों को खुश करूंगी और वरुण से हमारी बातचीत होगी। Over to you, वरुण ग्रोवर, ladies and gentlemen. नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मैं नर्वस फील कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑनेस्टली जो भी यहाँ जो काबिलियत है यहाँ पे शायरी की, लोगों की, ऑडियंस की, उस सब के सामने मैं काफ़ी नाकाबिल हूँ। लेकिन क्या है कि आजकल एक हिंदुस्तान में ट्रेंड चला हुआ है, जो जितना ज़्यादा नाकाबिल है वो उतना ऊपर है। तो सिर्फ मैं ट्रेंड का फ़ायदा उठा के यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं कुछ बातें करूँगा। मुझे खुद भी नहीं पता है मैं क्या करने वाला हूँ। ज़्यादा चीज़ें, एक रफ सा खाका है, 3-4 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले, लेकिन उससे पहले बहुत ही खुशी की बात है कि उर्दू भाषा पे किसी भी भाषा पे एक फेस्टिवल हो रहा है और वहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, खड़े हैं। बहुत सारे लोग भले ही इस समय टुंडे खा रहे हैं, लेकिन आए हैं उर्दू के नाम पे टुंडे खाने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन भाषा, जो कि एक माना जाता है, हर थोड़े दिन में किसी ना किसी भाषा के बारे में ये सवाल उठते हैं, किताबों के बारे में उठते हैं, कल्चर के बारे में उठते हैं कि ये कल्चर ख़त्म हो रहा है, ये कल्चर अब चला गया, वो पुराने दिन नहीं रहे। और वो हमेशा हम लोगों की एक जो आदत है ना, इंसानों की रोने की आदत है हमारी बिना बात की, तो वो जो है बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। तो उसका अब एक साफ एग्जाम्पल है हमारे सामने कि भाषा ख़त्म नहीं हो रही। भाषा तभी ख़त्म हो सकती है जब दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाए, उससे पहले भाषा नहीं ख़त्म हो सकती। वो बदलती रहती है, वो भाषा के नए नए रूप आते रहते हैं, नए नए उसमें शब्द आते रहते हैं। अब आप जैसे कि सेल्फी, अब बताना मुश्किल है कि हिंदी का शब्द है, उर्दू का है कि अंग्रेज़ी का है। अब सब भाषाओं में है और हर भाषा में वो इस्तेमाल हो रहा है, कविताओं में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अब वो कहीं से भी भाषा ख़त्म नहीं होती, सिर्फ वो बदलती है। और उस बदलती हुई भाषा का रूप एक हमारे सामने है यहाँ पे, रेखता, जश्न रेखता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए। ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि रोड पे, जैसा इतनी भीड़ हिंदुस्तान में मैंने तभी देखी है जब रोड पे कहीं खुदाई चल रही होती है। हम लोग भीड़ लगा लेते हैं कहीं भी, तो वो एक जो भीड़ का एक अच्छा रीज़न यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अपने लिए एक बार ज़रूर ताली बजाएं। बाकी तो, क्योंकि इसके बाद अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इसमें ताली मार लाइनें बहुत कम आपको मिलने वाली हैं। मैं क्योंकि कविता पे बात करने जा रहा हूँ, भाषा की थोड़ी सी सीरियस चीज़ें जो हैं, और भाषा कैसे एक दूसरे से मिली जुली है। और जो कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, बहुत पहले ये सुनने में आया था और अभी तक वो सुनने में आता रहता है, जो कि यहाँ नहीं आए हैं या जो ज़्यादा नहीं देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, भाषा में कितनी तरह की किताबें आ रही हैं, कितने सारे नए युवा शायर आ रहे हैं। और तो उन सब के लिए ये एक बात है कि उर्दू ख़त्म हो रही है। और वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो भाषा को ख़त्म होता हुआ मानते हैं। हिंदी भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं हिंदी ख़त्म हो रही है। उन सब का रीज़न ये है कि वो जो हिंदी जानते थे या वो जो उर्दू जानते थे, वो ख़त्म हो रही है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में चीज़ें तब ख़त्म होती हैं जब प्योरिस्ट उसकी बागडोर संभाल लेते हैं। और वो प्योरिस्ट लोगों की भाषा ख़त्म हो रही है, वो सही बात है। लेकिन अगर आप बोलें, जो थोड़े दिन पहले जो सवाल उठ रहा था जगह जगह, आपने शायद, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़हीन हैं, जो ट्विटर पे नहीं हैं, उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन बाकी सबको पता होगा कि थोड़े दिन पहले ये चल रहा था कि हिंदी को एकदम शुद्ध बनाया जाए, हिंदी में ना
उर्दू मिक्स ना हो पाए, हिंदी की हमको प्योरिटी वापस लानी है, शुद्धिकरण जो हर चीज़ का हो रहा है इस समय हिंदुस्तान में, उसमें उनको लगा भाषा का भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदी को प्योर बनाया जाए। उनको सबसे पहले कोई जाके ये बताए कि हिंदी जो है, खुद हिंदी एक उर्दू शब्द है। हिंदी के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, खड़ी बोली सबसे नजदीक आता है, लेकिन हिंदी का हिंदी में कोई शब्द नहीं है। तो भाषा अपने आप में इतनी तरह से मोल्ड होके एक दूसरे में जुड़ के आती है, उसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन उससे पहले दो लाइनें जो कि मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि हैं कुंवर नारायण जी, उनकी मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। या खुदा, ये उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, पूरी कविता मैं नहीं सुना रहा हूँ। या खुदा यदि तुम्हारी इबादत संस्कृत में कर दी, या खुदा यदि तुम्हारी इबादत संस्कृत में कर दी, हे प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को फारसी में गा दिया तो क्या तुम बुरा मान जाओगे। या खुदा यदि तुम्हारी इबादत संस्कृत में कर दी, हे प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को फारसी में गा दिया तो क्या तुम बुरा मान जाओगे। लोग तो यही कहते हैं, पता नहीं सच क्या है। तो ये जो मामला है भाषा का, और भाषा से जुड़े हुए जो शब्द हैं इतने सारे, मैं कुछ आपको अपने फेवरेट शब्द बताता हूँ। एक जो है, ये फेवरेट नहीं है, इनफैक्ट इससे ये जो प्योरिटी की जो बात हो रही थी, उस प्योरिटी का एक और आप हिस्सा देखते हैं जो आजकल लव जिहाद पे डिबेट हो रहा है ना। लव जिहाद, एक तो ये शब्द जो ढूंढ के लाए, कितना ग्लोबल शब्द है, आप सोचिए। शब्द में ही आपके प्योरिटी नहीं है। अगर आप जिस प्योरिटी को एस्पायर करते हैं, पहले तो लव जो है, आप सोचिए लव जो शब्द है ये कहाँ से आया है। प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा, जो कि हम सब भाषा जो यूरोप और ये एशिया की बहुत सारी भाषाओं की जो जननी है, जो कि आज से हजारों लाखों साल पहले जो बोली जाती थी, जो पहली भाषा बोली गई है प्रोटो इंडो यूरोपियन, उसमें एक शब्द था ल्यूब, LEWB, ल्यूब। ल्यूब में से निकला है संस्कृत का शब्द लुभ्यति, लुभाना, जिससे हिंदी में आता है। संस्कृत के लुभ और प्रोटो इंडियन के ल्यूब से बना है एक जर्मन का शब्द लुबू। उसके बाद बना है ओल्ड इंग्लिश का शब्द लूफू, और लूफू से आया है लव। तो आपका जो शब्द लव है, उसके अंदर कितना लव जिहाद है, आप पहले ये सोचिए। उसके बाहर तो आप बाद में जाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्यार के अंदर ही, प्यार शब्द के अंदर या लव शब्द के अंदर ही कितने सारे कल्चर, कितनी सारी जनरेशन्स, कितनी सारी भाषाएं हैं, और उसको आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप नहीं तोड़ पाएंगे। आप बोलते हैं जैसे कि, मतलब वो तभी हो सकता है। तोड़ने की सबसे नजदीक कोशिश जो मैंने देखी है, वो एक फिल्म थी विवाह, सूरज बड़जात्या की। उसमें वो लड़की पानी लाती है और वो बोलती है जल पी लीजिए। तो वो जो शाहिद कपूर के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन उस समय आया था, वो आज तक अटका हुआ है। वो बेचारा आज तक शॉक्ड है। आप उसके बाद कोई भी फिल्म देख लीजिए, उसको जब भी शॉक लाना होता है अपने चेहरे पे, वो याद करता है कि उसको किसी ने कहा था जल पी लीजिए। और उसमें भी मजे की बात है कि वो फिल्म का नाम था विवाह। विवाह में जो आह है, मुझे लगता है वो भी कहीं पर्शियन से आया है। लेकिन ये जो है, ये सूरज बड़जात्या की जो भाषा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फिल्मों में ही रह सकती है। और उसमें भी वो, मतलब क्या होता है आपने देखा ही है। लेकिन ये जो पूरा भाषा का जो सम्मेलन है, जो कि भाषा अपने आप में एक सम्मेलन है, मैं ये कहता हूँ। तो उसमें कुछ मेरे पसंदीदा शब्द हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे हर शब्द के अंदर 50 शब्द जुड़े होते हैं। जैसे कि एक ब्रिटेन वाले लंदन के रहने वालों को कहते हैं ब्लाइटी, ओल्ड ब्लाइटी या ब्लाइटी। वो कहाँ से आया है ये शब्द, आप सोचें। ये आया है विलायती से, हमारे उर्दू के विलायती से। वहाँ पे जब हम हिंदुस्तानी उन लोगों को विलायती कहते थे, तो वो लोगों ने मजाक में एक दूसरे को, उन लोगों ने विलायती कहना शुरू किया, और विलायती को वो लोग ब्लाइटी कहने लगे, जो आज अंग्रेजी का एक शब्द है ब्लाइटी, जो कि उर्दू के विलायती। और विलायती कहाँ से आया है, आप थोड़ा और पीछे जाएं तो विलय से आया है।
जो कि उर्दू का शब्द है। विलय मतलब दूर, अलग हो जाना, और जो अलग हो गया, जो दूर देश चला गया, वो विलायती हो गया। तो उर्दू से संस्कृत से उर्दू, उर्दू से अंग्रेजी, और अंग्रेजी में भी जो सबसे मक्कार अंग्रेज हैं उनके लिए वो नाम आज इस्तेमाल होता है। तो आप सोचिए शब्द कहाँ कहाँ से घूम के कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। एक अजीब सा शब्द है अंडू बक्सई। ये कानपुर वाले हैं कोई यहाँ पे? अच्छा, एक यूपी वालों को टिप, हाथ नहीं उठाने होते कहीं पे। आजकल आप लोग हाथ नीचे रखिए, आप लोग रोज रोज नए नए कांड कर रहे हैं। तो ये, लेकिन तो कानपुर का एक शब्द है, और ये कानपुर से ही निकल सकता था, ये भी मैं जानता हूँ। अंडू बक्सई नाम से एक शब्द है जिसका मतलब है कि बकवास मत करो, या जिसको हम लोग बक बक या कुछ भी, या बेकार की बात मत करो, है ना। तो अंडू बक्सई, अब वो कहाँ से आया है? वो बेसिकली अंग्रेज लोग जब थे वहाँ पे छावनी थी, और अंग्रेज लोग जब हिंदुस्तानियों को पीटने के लिए किसी सिपाही को ऑर्डर देते थे तो बोलते थे अंडू योर बकल्स, अपने बकल्स, बेल्ट निकालो और बेल्ट से इसको कूटो। तो बेल्ट निकालो और बेल्ट से कूटो से अंडू बक्सई, वो उन्होंने सुना अंडू योर बकल्स, अब कुटाई होने वाली है, ये जहां सुनाई दिया। लेकिन आप सोचिए कि वो बोलने से कैसे जुड़ गया, बक से कैसे जुड़ गया, क्योंकि उसके अंदर, बकल के अंदर बक था, जो कि संस्कृत का वाक या वाक्य या जो भी जितने वक्ता, ये सारे शब्दों का जो रूट है वाक, वो ही जाके आगे वो बकर बना है, या है ना, ये सारे के सारे बकवास बना है। तो वहां से उनको बक एक मिल गया। तो ये देखिए, ये ह्यूमन माइंड का ये कनेक्शन कि कहाँ से आपने एक बकल्स का बक निकाला, और आपने उसके अंदर अंडू जो था, जो कि आजकल अंडू हम लोग बहुत करते हैं, जब भी मेल लिखते हैं या ट्वीट लिखते हैं, फिर लगता है कि अब कितनी गाली खाएंगे, छोड़ दो, अंडू करो इसको। तो वो जो है उसको अंडू बक से ही, जैसे ही अंडू ट्वीट से ही कुछ आएगा मुझे लगता है थोड़े दिन में। लेकिन ये एक अंडू बक से, ये कानपुर का शब्द है। फिर एक अच्छा, लखनऊ में जैसे कि अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों के अलग अलग शब्द बनाए हुए हैं हम लोगों ने हर चीज़ के। अब वहाँ पे गुम्मा एक है, छोटा ईटा जो गोल सा हो जाता है वो गुम्मा है, जो आधा है वो अद्धा है, जो पूरा है वो ईंटा है। तो ये देखिए ईंट के लिए हम लोगों को कितना प्यार है कि उस पे मतलब वो बाकी कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, लेकिन गुम्मा अद्धा ईटा लिखा है उस पे। तो लखनऊ का एक और छोटा सा किस्सा, ये जो प्योरिटी जो है हमारी, जिसको लेके हम पकड़े हुए हैं और इतनी जोर से जकड़ के चलते हैं, उसका कहाँ से आया है हमारे अंदर? मुझे ये, इट्स जस्ट थ्योरी, ये ऐसा कोई साइंटिफिक वो नहीं है, ये मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन ये एक थ्योरी है मेरे दिमाग में कि क्या हुआ जैसे जैसे इंसान सेफ्टी की तरफ बढ़ता गया। शुरू में हम बहुत ही, जब जंगल में रहते थे, जब सब तरफ से जानवर अटैक करते थे, जब कहीं से भी किसी भी बीमारी से मौत हो सकती थी, तब इंसान के पास डरने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे हम सिविलाइजेशन बढ़ती गई, हम सेफ होते गए, सिक्योर होते गए। ये मैं यूपी राजस्थान वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली ज़्यादातर जगहों पे हम सेफ सिक्योर होते गए। और वो जैसे जैसे हम सेफ सिक्योर होते गए, हमारे अंदर का पैरानोइया जो था, जो कि चीज़ों से डरने की एक जो आदत थी, वो पैरानोइया अनाथ हो गया। उसको समझ नहीं आया कि अब मैं किस चीज़ से डरूं। तो लोग भाषा से डरने लगे, एक दूसरे की भाषाओं से। ये सिर्फ शब्द हैं, आप शब्द से डर रहे हैं। आप सोचिए एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो सिर्फ उच्चारण में निकलती है और तुरंत खत्म हो जाती है, वो कहीं टिकती भी नहीं है, वो कोई बुलबुला बन के आसपास तैरती भी नहीं है, लेकिन लोग शब्दों से डरने लगे हैं आजकल। भाषा की वो ताकत भी है, लेकिन वो एक इल्यूजन है हमारे दिमाग का कि हम सिर्फ और सिर्फ शब्दों से डरते हैं। हम शब्दों की प्योरिटी को इतना ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। एक किस्सा है लखनऊ का ही, मीर साहब, ये मेरे मित्र हैं दानिश हुसैन, उन्होंने सुनाया था एक जगह। और तो एक ज़माने में लखनऊ और दिल्ली में ये ज़ुबान का वो एक कंपटीशन होता था कि किसकी ज़ुबान ज़्यादा प्योर है, किसकी असली उर्दू है, जो कि आजकल शायद कहीं नहीं होता। लेकिन आजकल जो दिल्ली बम्बई में एक कल्चर को लेके होता है कि कौन ज़्यादा छिछोरा है, उसको लेके एक जो चलता रहता है हमारा। लेकिन एक ज़माने में ये दिल्ली और लखनऊ में होता था। और जब मीर साहब पहली बार लखनऊ गए और वो दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, वो दिल्ली के कल्चर के एक तरह से वो प्रतीक थे।
और उनको लखनऊ बुलाया गया था और उनके लिए इक्का भेजा गया लखनऊ से, और इक्के में वो लखनऊ गए और वो 4 दिन की या 3 दिन की इक्के की सवारी थी और उसमें वो लखनऊ पहुंचे। पूरे रास्ते वो चुप रहे। जब वो वहाँ उतरे और वो तांगे वाले ने, जो इक्के वाले ने वहाँ बताया कि ये एकदम शांत आए हैं, इन्होंने किसी से बात नहीं की पूरे रास्ते। तो उनसे पूछा गया, जो लखनऊ के उनके जो भी होस्ट थे, उन्होंने पूछा कि आपने बात नहीं की रास्ते भर, आप एकदम चुप रहे? उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी ज़बान खराब नहीं करना चाहता था एक लखनऊ वाले से बात करके। आप सोचिए कितना ज़्यादा डर होगा एक इंसान के अंदर। मीर साहब ग्रेट लेजेंड, बट उनके अंदर एक ज़बान को लेकर कितना डर होगा कि मैंने उससे बात कर ली तो प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। ये जो प्योरिटी का हमारा जो ढोंग है, और वो ढोंग ऐसा नहीं है कि हम रचा रहे हैं, वो ढोंग हमारा दिमाग हमारे साथ रचा रहा है, क्योंकि हमको पैरानोइया की तलाश है, हमको डर, हमको ऐसी चीज़ों की तलाश है जिससे हम डर सकें और फिर हम उनको दबा सकें और फिर हम खुद को महान महसूस कर सकें। तो ये पूरा का पूरा खेल वहाँ से शुरू होता है। वरना आप शब्दों की बात करें तो कौन सा शब्द कहाँ क्या मायने रखता है, वो मायने भी देश देश में, गली गली में बदल जाते हैं। एक बहुत ही अजीब सा एक वाकया है एक शब्द का, बहुत ही अजीब सी कहानी है इस शब्द की। आपने टर्की नाम की चिड़िया सुनी होगी, टर्की, जो कि अभी वो थैंक्स गिविंग में ये लोग जो काटते हैं और 2 को बरी कर देते हैं, 5000 को काटते हैं। तो ये जो टर्की नाम की जो चिड़िया है, जो देखने में अजीब सी होती है, थोड़ी बड़ी सी होती है, टर्की का नाम अमेरिका में, यूके में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लिश स्पीकिंग सारे कंट्रीज में उसका नाम है टर्की, उस चिड़िया का नाम। हिंदुस्तान में उसी चिड़िया का नाम है पेरू, जो कि पेरू एक साउथ अमेरिका का कंट्री है। और बहुत सारे देशों में, साउथ अमेरिका के देशों में, उस चिड़िया का नाम है फ्रेंच चिकन। आप सोचें कि टर्की, खुद टर्की में उस चिड़िया का क्या नाम है? टर्की में उस चिड़िया का नाम है हिंदी। और इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। आप टर्की के विकिपीडिया पेज पे जाएंगे, इस चिड़िया का भी विकिपीडिया पेज है, आपको उसमें करीब 17-18 नाम मिलेंगे और हर नाम किसी एक देश का नाम है और वो किसी और देश में बोला जा रहा है। तो ये कैसे हुआ? एक चिड़िया का नाम 17 देशों का नाम है और वो 17 या 70 अलग देशों में वो उस नाम से पहचानी जा रही है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जिसने जिस देश में पहली बार वो चिड़िया देखी, उसने उसको उस देश का नाम दे दिया, क्योंकि वो चिड़िया देखने में इतनी अजीब है। तो यहाँ पे हमारा दिमाग सिर्फ ये काम किया कि अच्छा, ये हमने पहली बार हिंदुस्तान में देखी थी, इस चिड़िया का नाम हिंदी, हमने पहली बार टर्की में देखी थी, इसका नाम टर्की है, और ये इस तरह से। तो ये बातें बहुत सारी हैं मेरे पास और शब्द क्या कहते हैं, समय कम है, तो मैं आपको जल्दी से 1-2 अपनी पसंदीदा कविताएं सुनाऊंगा। उससे पहले 2 छोटी बातें और फिर हम 10 मिनट बात करेंगे। तो एक ये कि जो भाषा जो है आज जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, उसमें एक भाषा है उर्दू, जिसे मैं कहूँगा प्यार की ज़ुबान है। और उर्दू एक्चुअली जिंदा इस वजह से है, हिंदुस्तान के छिछोरे देवदास कॉम्प्लेक्स से मारे हुए लड़कों की वजह से आज उर्दू जिंदा है। सिर्फ उस वजह से नहीं, ऑफ कोर्स लैंग्वेज की ब्यूटी है, लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत लंबा उसका काम है, लेकिन आज क्यों जिंदा है? आप देखिए, आप कहीं भी उर्दू के किसी, एंड इट्स अ माइल्ड क्रिटिसिज्म बट आई हैव टू डू इट, आप किसी भी मुशायरे में चले जाइए, आप स्टेज पे देखेंगे सारे मर्द होंगे, या बहुत होगा तो एक नाम की कोई महिला होंगी। लेकिन और उर्दू की शायरी भी आप ज़्यादा जो पढ़ते हैं लोग, जो ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उर्दू में दूसरी तरह की शायरी नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ी जाती है, जो ज़्यादा फॉरवर्ड की जाती है, जिसकी वजह से आज उर्दू एक तरह से एक कल्ट की तरह से मानी जाती है, वो वही है, वो देवदास कॉम्प्लेक्स वाली शायरी है कि हाय वो मुझे छोड़ के चली गई और मैं तो ग्रेट हूँ। और वो सारी की सारी शायरी को, सारी नहीं, अगेन 80%, 70% शायरी को आप उसी प्रिज्म से निकाल के एक ही तरह से परोस सकते हैं। तो वो एक बात है। लेकिन उर्दू फिर भी प्यार की भाषा है, हिंदी दोस्ती की भाषा है, और अंग्रेजी मार्केटिंग की भाषा है। वूहू! वूहू! अंग्रेजी में अगर आपको किसी को उल्लू बनाना हो, आप अंग्रेजी में बनाएं, बहुत जल्दी काम होगा आपका, बहुत तेजी से, इतना बढ़िया होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो कुछ छोटे मोटे हमारे आसपास जो चल रहे हैं, आप कहीं भी
आप जाएं, आपने वो देखा होगा आजकल जो लोग नए तरह के हेल्थ फूड जंकी जो आ गए हैं आजकल, जो डिटॉक्स एक वर्ड आया है, डिटॉक्स है ना, डिटॉक्स कर रहे हैं हम, ये वाला जूस पी रहे हैं, वो रॉ प्रेसरी का कोल्ड प्रेस्ड जूस। आपने देखा है वो 200 रुपए का गन्ने का जूस दे रहा है वो एक बोतल में। 200 रुपए का गन्ने का जूस। मैं यार 200 रुपए में मैं जमीन खरीद लूं, अपना गन्ना उगा लूं, लेकिन वो डिटॉक्स शब्द उन्होंने वहां चिपका दिया और हम लोग उसके बहकावे में आ गए। डिटॉक्स है, सच में डिटॉक्स कर रहे हैं बहुत सारे मेरे जानने वाले, खास करके बंबई दिल्ली बड़े शहरों में लोग डिटॉक्स के कल्चर में हैं कि डिटॉक्स करना है, मैं 6 महीना ये डिटॉक्स डाइट है, 6 महीना वो डिटॉक्स डाइट है। मैं पूछना चाहता हूं कितना जहर है तुम्हारे अंदर, मैं दांत तोड़ दूं आगे के तुम्हारे। किंग कोबरा हो तुम, की आदमी हो, ये क्या है ये डिटॉक्स डिटॉक्स। हाँ, फिर वो कोल्ड प्रेस्ड जूस, मैंने कहा ये 200 रुपए का क्यों है ये गन्ने का जूस? नहीं सर ये कोल्ड प्रेस्ड जूस है। मैंने कहा तो क्या मैं कोई गन्ने को उबाल के उसका जूस निकालता था? फिर आ गया हैंड पिक्ड एप्पल्स, आपने देखा होगा सेब महंगे हैं, क्यों भाई? हैंड पिक्ड एप्पल्स है। मैंने कहा तो क्या पहले पैर से तोड़ते थे? हाथ से ही तोड़े जाते हैं ना एप्पल। तो 20 मिनट हो गए क्या हमारे? ज्यादा हो गए सर। ज्यादा हो गए, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं जाते जाते बस एक सुंदर सी एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, उसके बाद हम आप जाएंगे नहीं? अभी तो ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ एक कविता सुनाना चाहता हूँ। तो एक और कुंवर नारायण जी की कविता है। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन छीन पर पड़ती जा रही है। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन छीन पर पड़ती जा रही है। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता था जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। क्या बात है। मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते, जिनके मुझ तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए किसकी कुछ चलती है उनके सामने। सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते, वाह वाह। और सिर अपने आप झुक जाता। और ये कम्बन त्यागराजा मुट्टू स्वामी लाख समझाता अपने को कि ये मेरे नहीं हैं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं, बिना इन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। हर तरह पागलों की तरह भटकता, हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा मिल जाता है जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। क्या बात है, वाह। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि यह प्रेम किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। शुक्रिया कुंवर नारायण जी। बहुत शुक्रिया वरुण। जोरदार तालियां वरुण के लिए और उनकी इस पहल के लिए कि वो कविता आप तक लेके आए हैं। और आपका नाम? हुसैन आपसे पहला सवाल पूछेंगे वरुण। गुड आफ्टरनून सर जी। मेरा नाम हुसैन रोबान है। बेसिकली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ उर्दू में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जी। और सर उर्दू बैकग्राउंड में मास्टर करने का या फिर ग्रेजुएशन करने का मेरा अपना शौक़ था। हालांकि घर वाले हमारे नहीं चाहते थे, जैसा कि आम तौर पे होता है कि आईआईटी में या फिर सीपीएमटी में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में लोग चले जाते हैं। उस वक्त मेरे घर वालों ने मुझे रोका, लेकिन मैं अपनी शौक़ की वजह से इस बैकग्राउंड में आया। लेकिन अब जब मैं मास्टर में पहुंच चुका हूं तो हमें यहाँ पे पहुंचने के बाद लगता है कि शायद ये मादी दुनिया है और लिखने के एतबार से तो ठीक है, बाकी रोज़गार के एतबार से ये फील्ड मेरे ख्याल में लगता है कि सही नहीं है। हम लिखते तो बहुत कुछ हैं, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि हम वहाँ से अपने आप को किस तरह से प्रमोट करें। सिर्फ हमारा इलाका महदूद हो जाता है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। सोशल मीडिया है, उसी पे इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाकी जो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो सर हमें नहीं मिल पाता है, और फिर हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। नहीं, गलती नहीं है, लिखना कभी गलती नहीं होता है, ना पढ़ना गलती होता है। तो जो गलती कर रहे हैं वो आप नहीं हैं, दूसरे हैं। तो जब पढ़ना शुरू करेंगे उनकी गलती सुधर जाएगी, आप लिखते रहिए। बहुत बढ़िया।
मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट रखें बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है और बहुत लोग बात करना चाह रहे हैं प्लीज। वरुण आपने गाना लिखा मन कस्तूरी है, उसमें एक लाइन है बिखरे बिखरे छंद सा टहले दोहों में ये बंध ना पाए। तो ये जब लाइन लिख रहे थे तो आप वो बिखरे बिखरे छंद वाले मोड में थे या दोहों में बंध गए थे? लाइक व्हेन वी राइट आर वी मोर सेटल्ड विद आवरसेल्व्स और आर वी सो ये क्वेश्चन काफी लोगों का है पीछे से वो बोल रहे हैं तो आप बताइए। ठीक है, नहीं ये राइटिंग प्रोसेस के बारे में बात करने के लिए मुझे कम से कम 4 साल चाहिए, 4 मिनट नहीं, 4 मिनट भी नहीं है हमारे पास। लेकिन राइटिंग प्रोसेस बहुत शॉर्ट में बोलूँगा तो मेरे हिसाब से टेलीपैथी है, कहीं से आया है मैंने लिख दिया है, बस इतना है। तो वो जो भी शब्द आते हैं, जो भी इमेजेस आती हैं, वो ज़्यादातर बाद में मुझे शॉक होना पड़ता है कि ये कहाँ से आया है और क्यों लिखा गया है। हाँ, सिर्फ उसके लिए ट्रिगर्स होते हैं तो वो प्रैक्टिस है, लेकिन वो प्रैक्टिस सिर्फ आपको कॉपी खोलने पर मजबूर कर सकती है, पेन उठाने पर मजबूर कर सकती है, लिखने पर मजबूर नहीं कर सकती। तो वो कहाँ से आया है इस पे पता नहीं मैं कब बात कर पाऊंगा। जी थैंक यू वरुण। गुंजा पूछेंगी अगला सवाल। थैंक यू वरुण। वरुण, हम सब जानते हैं बहुत अच्छा सटायर करते हैं और आजकल के ज़माने में कभी आपको ऐसा डर लगता है कि सुबह उठे तो एफआईआर होगी, कोई एंटी नेशनल बुलाएगा? अच्छा, अभी तक हुई नहीं आपके साथ बुलाएगा, एंटी नेशनल कोई बुलाएगा? मैं तो मतलब मैंने तो 2 अलग घर खरीद लिए बम्बई में सिर्फ वो तमगे रखने के लिए एंटी नेशनल के। तो वो तो कोई बात नहीं है। और एफआईआर होगी, वो जिस दिन होगी। एफआईआर एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से जूझने का भी एक प्रोसेस है, वो देखा जाएगा। आकाश अगला सवाल पूछेंगे। गुजरात वाला नया जूसर खरीदेंगे या पुराना वाला ही चलेगा? मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत कुमार। क्या बात है, क्या जवाब आया है। अभिषेक अगला सवाल पूछेंगे। हाय वरुण, बिग फैन। सो माय क्वेश्चन इज कि आपके अंदर जितनी वैरायटी है, एज इन यू आर अ स्टैंड अप कॉमिक एंड आपने एक मसान मूवी लिखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपने जबरा सॉन्ग लिखा है फैन मूवी का, उसके बाद एक मोह मोह के धागे लिखे, तो वो वैरायटी के पीछे इंस्पिरेशन क्या है? आपकी वर्सेटैलिटी कहाँ से आती है? ये सब इतने गूढ़, इतने स्पिरिचुअल से सवाल हैं और बहुत ही मैं नहीं जानता। ये तो वही बात है कि आप चाइनीज़ भी खाते हैं और आप मुगलई भी खाते हैं, तो आप ये सब क्यों खाते हैं? वो है, आपको सब पसंद है, आप सब करना आता है, करे जा रहे हैं। गौरव अगला सवाल पूछेंगे। सर, मैं लखनऊ से हूँ और कुछ दिनों पहले मैंने मंटो पढ़ना शुरू किया और उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल का 1984 और एनिमल फार्म पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे लिटरेचर को पढ़ने के बाद, और कल परसों मैं कितने पाकिस्तान पढ़ रहा था, तो ये लिटरेचर जो है वो मेरे माइंड को ऐसा कर रहा है कि मैं परेशान हूँ कि हो क्या रहा है, या मुझे खुद नहीं पता कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है या ये सिर्फ किताब में लिखी बातें हैं। तो मैं सवाल तो नहीं समझा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए। अभी अगर ये शुरुआत है तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत कुछ होने वाला है। बस वो सीट बेल्ट बांध के रखिएगा और उड़ते जाइए। एक और आकाश है उड़ने के लिए हमारे पास, इनसे सवाल लेते हैं। मेरा सवाल भाषा को लेकर ही है कि भाषा में एक बहस चलती है कि भाई लिखना कैसे चाहिए। जैसा ये कहा जाता है कि भाई लिखना चाहिए तो आवाम की भाषा में लिखना चाहिए, और वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई अलग लोग इसलिए लिखते हैं जटिल इसमें क्योंकि उनको अपनी जटिलता या महानता साबित करनी होती। तो वो गरीब वगैरह को भी ये बोलते हैं, या अशोक वाजपेयी भी इस तरह का कुछ आर्गुमेंट देते हैं। तो उसमें क्या आपकी राय है इन सब? मेरी राय है कि सबसे पहले जो लिखते हैं, ज़्यादातर लोग, बहुत कम हैं जो ये चाहें कि हम ना सिर्फ शो ऑफ के लिए लिखेंगे और वो लिख पाएँ अल्टीमेटली, क्योंकि राइटिंग सबसे ज़्यादा पारदर्शी प्रोसेस है। उसमें वो दिख जाता है आदमी का, या जो भी लेखक है उसका कैरेक्टर, उसका माइंडसेट, उसका इंट्यूशन सब दिख जाता है, सब कागज़ पे आ जाता है। वो आज नहीं दिखता, 2 दिन बाद दिखता है। तो इसलिए शो ऑफ के लिए कोई नहीं लिख रहा है। जो लिख रहे हैं वो फिर वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए सब अपने लिए लिख रहे हैं सबसे पहले। और अपने लिए अगर मैं आज चाहूँ कि मैं
ऐसा कुछ लिखूं जो किसी को समझ नहीं आए, सिर्फ मुझे आए, और 2 दिन बाद मुझे भी ना आए और मैं खुद को पूछूं कि मैं ये क्या कर रहा था, क्या पी के मैंने लिखा, तो वो अच्छा है। ऐसा भी होना चाहिए और सब तरह की राइटिंग होनी चाहिए, आवाम के लिए, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ पक्षियों को समझ आए ऐसी भी हो सकती है कविता शायद। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ से हम लेंगे आज का आखिरी सवाल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ख्यालों की खूबसूरती का प्रोसेस क्या है? बहुत बढ़िया, जैसे कि अभी तक 2 कठिन सवाल नहीं आए थे, एक और तो ये सारे सवालों के लिए आप ऐसा है कि ये एक तो मेरे पास जवाब नहीं है, यहाँ समय भी नहीं है, तीसरा ये है कि प्रोसेस हर चीज़ का होता है, लेकिन वो प्रोसेस लंबा होता है, वो 10 साल का प्रोसेस है, वो 20 साल का प्रोसेस है, वो बचपन से आप पढ़ने लगे हैं, आप बचपन से फिल्में देखते रहे हैं, आप सही दिशा में चलें, पढ़ने की दिशा में, मतलब वैसे नहीं तो हज़ारों दिशाएं हैं, बस वो आप जिधर चलते जाएं और पढ़ते जाएं, अपने आप वो प्रोसेस बनता जाता है। आपको अब जैसे कि आप पूछें कि पेट्रोल बनने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले डायनासोर को मरना पड़ता है, ठीक है, तो क्या बात है। सिर्फ आपको उतना ही बता सकता हूँ कि डायनासोर मरने वाला प्रोसेस, लेकिन उसके बाद तो लाखों साल का प्रोसेस है, तो वो हम भी उसी के हिस्से में हैं कहीं। वरुण, मैं अपनी बात से पलट रही हूँ। अजमत एक आखिरी सवाल और पूछेंगी। आदाब अर्ज़ है। एक्चुअली मुझे रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं एक बुज़ुर्ग से मिली थी, और ना ही इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, और ही मस्ट बी इन 70s, एंड उनके टाइम पे उन्होंने उर्दू पढ़ा था, एंड हिज नेम इज़ महेंद्र शंकर माथुर, और वो इतने प्राउड फील करते हैं कि उनको उर्दू आती है, और वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं मुझे, दो आई एम फ्रॉम लखनऊ और मैंने बचपन से उर्दू पढ़ी है, लेकिन उनके लेवल का उर्दू सीरियसली वो बहुत हाई लेवल अपने हिसाब से करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर हम इंडिया में अगर उनके टाइम पे, और आई एम श्योर उनसे पहले भी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि उर्दू मुसलमान है और हिंदी हिंदू है, तो फिर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई और हम ग्लोबलाइज होते गए, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गया? मतलब नहीं होना चाहिए था। दूसरा मतलब दिस इज़ व्हाट आई फील जल्दी जल्दी दूसरी बात, आपने कहा ना कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, तो आई डोंट गेट इट। आई मीन सारे गानों में उर्दू ज़रूर होती है, ठीक है, कोई हिंदी बोले, अंग्रेज़ी में टिप टिपाए, लेकिन गाने उसको उर्दू के ही पसंद आते हैं, और मूवीज़ में जो उनका मार्केटिंग होता है ना, वो गानों से ही होता है जो उर्दू के होते हैं। सो उर्दू को ही मोहब्बत की ज़बान क्यों कही जाती है? थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कहा भी कि उर्दू में सब तरह का काम हो रहा है, और लेकिन वो तो सिर्फ एक आपने जोक की सेटअप लाइन पकड़ ली और उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसको सीरियसली ले लिया। लेकिन उसके पहले वाला जो सवाल है, डिस्क्रिमिनेशन वाला जो है, कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, वो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है। उतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है, लेकिन है। जैसा कि मैंने कहा, पैरानोइया हमको हमेशा चाहिए होता है। अगर आपको कोई आके बता देता है कि इस समय आप इस चीज़ से डरिए, आपको डरने से इनाम मिलेगा, वो इनाम कुछ नहीं है, वो इनाम ये है कि हम साथ में डरेंगे सारे लोग। तो इंसान को ना साथ की बहुत ज़रूरत होती है। वो सब बोलते हैं चलो साथ में मिलके इससे डरते हैं, साथ में मिलके इस भाषा से डरते हैं, या इस धर्म से डरते हैं, या इस कास्ट से डरते हैं, किसी भी चीज़ से हम लोग डरना शुरू हो जाते हैं। मैं बस चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कोई किसी दिन ये कोल्ड प्रेस्ड जूस और हैंड पिक्ड एप्पल से भी डरना शुरू करें हम लोग, और उसको बाहर करें। तो धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैं अपने काम पे आ गई हूँ, तालियां और जोर से।